हाँ जी स्टूडेंट्स, टॉपिक चल रहा था हमारा थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। उसमें आपको बताया था दो थ्योरीज, एक तो कार्डिनल बेस पर और एक ऑर्डिनल के बेसिस पर जी। तो उस केस में क्या है, कार्डिनल जिसमें यूटिलिटी को न्यूमेरिकली मेज़र कर सकते हैं और ऑर्डिनल कंसेप्ट जिसमें यूटिलिटी को मेज़र नहीं कर सकते। तो कार्डिनल के बेस पर हमने आपको एक थ्योरी करवाई थी, दैट इज़ कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस क्या था? कंज्यूमर सरप्लस कैसे निकलता है कि जितना आप किसी प्रोडक्ट के लिए पे करने के लिए तैयार होते हो माइनस इट्स मार्केट प्राइस। अब आप किसी प्रोडक्ट के लिए कितना पे करने के लिए तैयार होते हो वो डिपेंड करता है उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन से। सेटिस्फेक्शन ज़्यादा तो ज़्यादा पे करते हो, सेटिस्फेक्शन कम तो कम पे करने के लिए तैयार होते हो। तो उसके बेस पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी के बेस पर ही हमने एक थ्योरी बताई थी, दैट इज़ कंज्यूमर सरप्लस। क्या था कि एक ही प्रोडक्ट बार बार खरीदना है, बार बार खरीदोगे तो उससे मिलने वाली मार्जिन यूटिलिटी डिक्रीज होगी। इट मीन्स आप उसके लिए कम पे करोगे। तो मार्केट प्राइस अगर उस टाइम सेम था तो आपके पास कम कंज्यूमर सरप्लस बच रहे धीरे धीरे। सबसे ज़्यादा कंज्यूमर सरप्लस यहाँ पर बचा। कब बचा था? जब आप उसके लिए 30 रुपीज़ पे करने के लिए तैयार थे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मार्जिनल यूटिलिटी, लेकिन उसका मार्केट प्राइस क्या था? 20 रुपीज़। तो आपको कितना कंज्यूमर सरप्लस बचा? 10। तो उसके बेस पे हमने एक थ्योरी बनाई थी कि लगातार जब आप एक प्रोडक्ट को परचेज़ करते हो, बार बार आप उसको यूज़ करते हो, तो उसका जो कंज्यूमर सरप्लस है लाइक डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी ये भी डिक्रीज़ होता जाता है। ये प्रूव करना है कि CS हमेशा फर्स्ट यूनिट पर ज़्यादा होता है और CS लास्ट यूनिट पर हमेशा सबसे कम होता है। यही प्रूव करना है हमें। जैसे डिमिनिशिंग यूटिलिटी को प्रूव किया था कि एक प्रोडक्ट बार बार कंज्यूम करते हो तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन लगातार डिक्रीज़ होती है। तो यहाँ पर एक पॉइंट बताया था मैंने कि अगर वो कॉमोडिटी आपकी नेसेसिटीज़ है, मीन्स फर्स्ट यूनिट आपने परचेज़ किया, उसकी यूटिलिटी 30 थी, 20 रुपीज़ पे किए, 10 सरप्लस बच गया। वही प्रोडक्ट का अगर आप सेकेंड यूनिट परचेज़ करते हो और वो प्रोडक्ट आपकी नेसेसिटी नहीं है, अभी फर्स्ट यूनिट नेसेसिटी था वो आपने खरीद लिया, सेकेंड यूनिट आपके लिए नेसेसिटी नहीं है, आप तभी खरीदोगे जब आपको उसका प्राइस कम ऑफर करेगा सेलर। क्लियर है? सेकेंड टाइम उसकी यूटिलिटी 20 है, आप 28 रुपीज़ पे करने के लिए तैयार होते हो, मार्केट प्राइस 20 है। अब कितना बचा आपके पास? कंज्यूमर सरप्लस 8। सिमिलरली थर्ड यूनिट की यूटिलिटी और कम हो जाएगी, तब आपके पास कितना सरप्लस बचा? 6। तो पॉइंट था इन केस ऑफ नेसेसरीज, in case of necessaries of first, two और third unit consumer surplus may be infinite। कैसे? देखिए मैंने बोला हमारे इस एग्जाम्पल में सिर्फ फर्स्ट यूनिट आपकी नेसेसिटी है, लेकिन अगर सेकेंड यूनिट भी नेसेसिटी होता, नेसेसिटी का मतलब क्या है? नेसेसिटी का मतलब मुझे चीज़ चाहिए ही चाहिए, इसके बिना मैं रह नहीं सकता, इसके लिए मैं कितने भी पे कर सकता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि वो आपको प्रोडक्ट ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे के जा रहा है। तो यहाँ पर फिर सेकंड पॉइंट में सेटिस्फेक्शन कम होने की बजाय आपकी बढ़ेगी, ऑब्वियसली बढ़ेगी क्योंकि नेसेसिटी है। हमें नहीं पता कितनी बढ़ेगी, कुछ भी आप अज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ पर 20 डिक्रीज़ होने की बजाय इंक्रीज़ भी हो सकती है। सिमिलरली यहाँ पर भी डिक्रीज़ होने की बजाय इंक्रीज़ हो सकती है। तो उस केस में जो CS वाला हमारा रूल है कि वो लगातार डिक्रीज़ होगा वो नहीं निकल पाएगा। इसलिए वहाँ पर लिखा हुआ है कि उतना CS कितना आएगा ये हमें नहीं पता, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसकी यूटिलिटी कितना मानते हो। क्लियर है सृष्टि जी? अब आप क्या कह रहे हो? प्लीज़ एक्सप्लेन कन्वेंशनल नेसेसरीज। देखिए नेसेसरीज सिंपल वही, कन्वेंशनल मीन्स जिसके में बिल्कुल ही नहीं रह सकते, बेसिक रोटी कपड़ा और मकान और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अप टू 10 क्वेश्चंस हमने क्लियर कर लिए थे, हो गए थे हमारे क्लास में। 11th क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस करके जल्दी से फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज स्लोप्स।
क्वेश्चन नंबर 11, इंडिफरेंस कर्व का ऑलवेज क्या स्लोप होता है? जल्दी से बताएं। इंडिफरेंस कर्व अपवर्ड टू द राइट, हाँ यस, डाउनवर्ड टू द राइट, हॉरिजॉन्टल जी, डाउनवर्ड टू द राइट। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व? इंडिफरेंस कर्व की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? कन्वेक्स टू द ओरिजिन, स्लोप्स डाउनवर्ड, पैरेलल टू ईच अदर, कांट इंटरसेक्ट ईच अदर। जी 12th का सी बताया था, पैरेलल टू ईच अदर मीन्स दो इंडिफरेंस कर्व मे और मे नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर। तो अगर क्वेश्चन में ये आ जाता है कि दो इंडिफरेंस कर्व पैरेलल होंगी, ऑलवेज होंगी, तो ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। जी क्वेश्चन नंबर 13, विच वन इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? जो फर्स्ट लॉ हमने किया था उसकी कौन सी अजम्पशन नहीं है? ऑप्शन ए रैशनल कंज्यूमर, ऑप्शन बी शॉर्ट पीरियड, ऑप्शन सी कार्डिनल यूटिलिटी, ऑप्शन डी सब्स्टिट्यूशन ऑफ गुड्स। जी 13th का बी कह रहे हो आप, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा मुझे ये बताएं, आपको आंसर देने से पहले खुद ही क्लियर हो जाएगा, जो लिख रहे हैं यहाँ पर बी या डी, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सही है, इधर बी और डी। आप एक ही प्रोडक्ट बार बार कंज्यूम क्यों करोगे जबकि आपको ये पता है कि बार बार यूज़ करने से उसकी सेटिस्फेक्शन कम हो रही है? क्यों करोगे वही प्रोडक्ट बार बार यूज़? बताइए जल्दी से। देखिए शॉर्ट पीरियड जो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन बी में, ये मैंने आपको बताया नहीं था। शॉर्ट पीरियड भी इसकी अजम्पशन है अकॉर्डिंग टू ये जो ऑप्शंस दे रखी हैं यहाँ पर, इवन आपके नोट्स में भी नहीं लिखा हुआ, आपकी बुक में भी नहीं लिखा हुआ, तो थोड़ा सा जी सौरभ सही जा रहे हो, इवन तमन्ना ने भी आंसर सही दिया इसका। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, शॉर्ट पीरियड वो पीरियड है जिसमें आपके पास इतना कम टाइम है कि आप कोई और प्रोडक्ट ऑप्ट नहीं कर सकते। शॉर्ट पीरियड है, उसी प्रोडक्ट के साथ आपको रहना पड़ेगा। शॉर्ट पीरियड के लिए अज्यूम किया था कि आपके टेस्ट सेम रहेंगे, आपकी इनकम सेम रहेगी, MUM भी सेम रहेगा, क्योंकि लॉन्ग पीरियड में तो सब कुछ ही चेंज होता है। क्लियर है? तो ये भी हमारी एक अजम्पशन है। नेक्स्ट है, देखिए डी ऑप्शन, देखिए स्टूडेंट्स आंसर सही दे रहे हैं, डी आएगा सब्स्टिट्यूशन ऑफ गुड्स। अभी मैंने आपसे पूछा कि आप एक ही प्रोडक्ट को, जी तमन्ना वर्मा गुड मॉर्निंग, आप एक ही प्रोडक्ट को बार बार क्यों कंज्यूम करोगे जब आपके पास उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है? जब सब्स्टिट्यूट होता तब आप क्यों वही प्रोडक्ट बार बार कंज्यूम करोगे जब आपको पता है कि उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन लगातार डिक्रीज होती जा रही है? तो ये हमारी अजम्पशन थी, ये हमारी अजम्पशन थी। तो अजम्पशन क्या आएगा इसका? 13 का आंसर क्या आएगा? डी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ग्रुप ऑफ मोर देन वन IC इज कॉल्ड एज। जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 14, एक ग्राफ में अगर एक से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व्स होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? जी दैट इज इंडिफरेंस मैप। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, एट इक्विलिब्रियम द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज। इक्विलिब्रियम का जो पॉइंट होता है वहाँ पे इंडिफरेंस कर्व की जो स्लोप होती है वो क्या होती है? जी क्वेश्चन नंबर 15, वेरी गुड, इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये हमने एक लेक्चर में बताया था, मैंने आपको डिमांड कर्व के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ जो 2-3 स्टूडेंट्स नहीं जुड़े हैं हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, हमने जो इंडिफरेंस कर्व का थ्योरी की थी उसमें बताया था कि दो कॉमोडिटीज़ लेनी है, दैट इज़ एक्स एंड वाई, और दोनों कॉमोडिटीज़ एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट होनी चाहिए, तभी आप एक को इंक्रीज़ करते और दूसरे को आप डिक्रीज़ कर पाते। क्यों ऐसा किया, एक को इंक्रीज़ दूसरे को डिक्रीज़? क्योंकि हमारे पास जो इनकम है वो क्या थी? फिक्स थी।
गिवन थे। तो यहाँ पर हमने क्या अज्यूम किया कि ये दोनों प्रोडक्ट क्या हैं आपस में, सब्स्टिट्यूट। देखिए सब्स्टिट्यूट और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में फ़र्क है, क्लियर है। सिमिलरली कॉम्प्लीमेंट्री और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री में भी डिफरेंस है, ये मैंने एक लेक्चर में आपको बताया था। सब्स्टिट्यूट मीन्स एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट, दैट इज टी एंड कॉफ़ी, ये सब्स्टिट्यूट है। चाय की जगह कॉफ़ी, कॉफ़ी की जगह चाय, सिंपल। लेकिन क्या दोनों के टेस्ट सिमिलर हैं? नहीं है। जो लोग कॉफ़ी ही पीते हैं वो कॉफ़ी की जगह पर चाय कैसे ले सकते हैं? जो लोग कॉफ़ी नहीं पीते वो चाय की जगह पर कॉफ़ी को कैसे पी सकते हैं? समझ में आई? तो ये तो हो गया सब्स्टिट्यूट। एक होता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की एग्जांपल देखिए क्या है, सीधी सी एग्जांपल वाटरमेलन है। वाटरमेलन के जैसे इसमें ना आप उसकी एग्जांपल होगी जो आपने परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्रोडक्ट्स लिए थे, होमोजीनियस मीन्स वाटरमेलन है। वाटरमेलन के फॉर एग्जांपल 10 सेलर्स बैठे हैं एक ही साथ सड़क पे, रोड साइड, तो आप ये वाटरमेलन सारे ही एक जैसे हैं, आप किसी भी सेलर के पास जाके वाटरमेलन ले सकते हो। अगर एक सेलर के पास जाके ले लिया तो दूसरे सेलर के पास आप नहीं जाओगे, तो ये क्या हो गया, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में क्या है, दो सेलर है एक्स और वाई, दोनों ही वाटरमेलन दे रहे हैं। अगर वाई सेलर से आप वाटरमेलन ले लोगे तो एक्स के पास नहीं लोगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा। सिमिलरली अगर एक्स सेलर के पास चले जाओगे तो एक्स से ही परचेज करोगे, वाई को आप क्या कर दोगे, ज़ीरो कर दोगे। तो इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट तो हमारे पास इंडिफरेंस कर्व क्या बनती है, स्ट्रेट लाइन। क्या बनती है, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि दोनों सेम है, दिखने में भी सेम है, टेस्ट भी सेम है, आप उसमें डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे, तो एक ही सेलर से एक टाइम पे आप परचेज करोगे। वाई से परचेज कर रहे हो तो एक्स की सेल ज़ीरो हो जाएगी, एक्स से परचेज कर रहे हो तो वाई की सेल ज़ीरो हो जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए, तो अगर क्वेश्चन ये आ जाता है इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स इंडिफरेंस कर्व की शेप क्या बनेगी, तो आपका आंसर क्या होगा, डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली कॉम्प्लीमेंट्री एंड परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री में भी डिफरेंस है। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स जो एक दूसरे को पूरा करती हैं, लाइक टी एंड मिल्क। देखिए सारी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, फिर भी कुछ परफेक्ट एग्जांपल्स मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ, दैट इज़ टी एंड मिल्क। दूध के बिना चाय अधूरी है। क्या दूध डालना ज़रूरी है? बहुत लोग हैं जो ब्लैक टी पीते हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, लेकिन परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री हम इसको नहीं बोल सकते। सिमिलरली टी एंड शुगर, चाय में शुगर डलती है तो ज़रूरी तो नहीं, कोई लोग फीकी चाय भी पीते हैं बिना मीठे के, तो उस केस में ये कॉम्प्लीमेंट्री तो है लेकिन परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। फिर मैंने बोला था शर्ट एंड ट्राउज़र, शर्ट परचेज़ की है तो ट्राउज़र भी परचेज़ करोगे, ज़रूरी नहीं है। आजकल मार्केट में जाते हैं ट्राउज़र्स अलग परचेज़ कर रहे हैं, शर्ट्स अलग परचेज़ कर रहे हैं। लेकिन एक होता है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री, एक चीज़ लेने गए तो दूसरी तो साथ में आएगी ही आएगी बिना किसी डाउट के। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी एक अच्छी एग्ज़ाम्पल है शूज़, फुटवियर। कोई पर्सन है, मान लो हैंडीकैप्ड है, उसकी एक टांग नहीं है, तो क्या वो एक ही पेयर लेके आएगा? इसमें एक होता है लेफ्ट पेयर, एक होता है राइट पेयर। अगर उसकी राइट वाली लेग नहीं है तो क्या वो अकेले लेफ्ट वाले पेयर खरीद के लेके आ सकते हैं मार्केट में से, कि राइट वाले आप अपने पास रख लो, ये उसको दे देना जिसकी लेफ़्ट नहीं होगी और उसको राइट चाहिए होगी? इज़ इट पॉसिबल? नो। तो उस केस में ये दोनों आपको लेने ही पड़ेंगे। तो ये है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये राइट पेयर है, ये लेफ़्ट पेयर है। जितना राइट इंक्रीज़ करोगे उतना ही लेफ़्ट इंक्रीज़ होता है। तो इन केस ऑफ जो आपका क्वेश्चन नंबर 16 है,
इन केस ऑफ राइट एंगल्ड इंडिफरेंस कर्व्स द गुड्स आर। अब आप देख रहे होगे यहाँ पर राइट एंगल्ड इंडिफरेंस कर्व बनी है। ये किस केस में बनी है? इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या आएगा? ए, जी। कई स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया था, तो ए ही आएगा इसके बेस पर। नेक्स्ट, इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर ड्यू टू। वही बात पूछा था मैंने आपसे, इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती? क्वेश्चन नंबर 17, जल्दी बताएं प्लीज। जी, ड्यू टू डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, बताया था मैंने आपको। सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आप कब बताओगे? पॉइंट सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आप तब बताओगे जब एक ही कर्व की बात हो रही है, लेकिन जब दो कर्व्स की बात हो रही है तब आप क्या बोलोगे? ड्यू टू डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, अ बजट कंस्ट्रेंट लाइन इज अ रिजल्ट ऑफ। ये जो बजट कंस्ट्रेंट हमने बनाया था, मीन्स जो बजट लाइन हमने बनाई थी, ये अज्यूम कर लो कि ये बजट लाइन है जो डायग्राम बनी हुई है, ये किस वजह से थी? क्या क्या है इसमें इंक्लूड? जी, मार्केट प्राइस ऑफ एक्स कॉमोडिटी, मार्केट प्राइस ऑफ वाई कॉमोडिटी एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। क्यों? क्योंकि बजट लाइन को हम प्राइस लाइन भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, आपके आईसीए की बुक में से हैं, इंडिफरेंस कर्व को लेकर, यूटिलिटी को लेकर जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम देखते हैं क्या है। जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन। टोटल यूटिलिटी कब मैक्सिमम होती है? क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम आईसीआई। जी, गुड मॉर्निंग गगनदीप, यू आर लेट। चलिए जी, क्या कह रहे हो? 10th क्वेश्चन रिपीट कर दो प्लीज। क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा है? ओके, देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि इंडिफरेंस मैप कब बनता है। इंडिफरेंस मैप मैंने आपको बताया था, जो मैंने आपको बताया था, कई चीज़ें क्या होती हैं, कोई अजम्पशन नहीं होती, ना ही आपकी बुक में लिखी होती है। कुछ चीज़ें हम आपको सिंप्लीफाई करने के लिए बता देते हैं। लाइक मैंने आपको पॉइंट मेथड में क्या बताया था, जो इलास्टिसिटी मेज़र की थी, पॉइंट मेथड का फॉर्मूला ही क्या है? लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, तो सी ई अपॉन सी ए, अगर यहाँ पे चेक करना है। लेकिन आप लोगों को वो पॉइंट समझना इजी हो जाए तो मैंने यहाँ पे इसको 2-2 नंबर दे दिए थे, पार्ट्स को मार्क्स दे दिए थे, लेकिन ये मार्क्स आपकी बुक में नहीं है। तो आप बोलोगे कि ये कैसे आया, ये क्यों आया, यहाँ तो लिखा नहीं हुआ। सिमिलरली जो इंडिफरेंस मैप का मैंने आपको पॉइंट बताया था, क्या बताया था कि ये आईसी है विद गिवन इनकम, ये IC1 है, अगर इनकम ज़्यादा हो जाएगी ये IC2 है, मीन्स ऑब्वियसली आप ज़्यादा परचेज कर पाओगे। ये मैंने अपनी तरफ से बताया था कि मान लीजिए यहाँ पर 500 रुपीज़ है, यहाँ पर 1000 रुपीज़ है, यहाँ पर 1500 रुपीज़ है। समझ में आ रही है? तो ये मैंने अपनी तरफ से बताया था। अब आप ये सोचो कि अगर इनकम लेवल ज़्यादा होगा तो आप ज़्यादा प्रेफर करोगे। समझ में आ रही है? यहाँ पर A कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है। अब आप इंडिफरेंस मैप बना रहे हो। इंडिफरेंस मैप का मतलब क्या है कि आप इन तीनों में से C को प्रेफर कर रहे हो। इंडिफरेंस मैप अदरवाइज बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। आप अगर अकेला ये कर रहे हो, अकेला IC2, तो एक ही बना लो ना, IC2, उसको 2 का नाम भी देने की ज़रूरत नहीं है, बस IC ही बनेगी। हमने 3 कर्व्स क्यों बनाई? ताकि हम आप लोगों की प्रेफरेंस को दिखा सकें कि आप इन तीनों में से किसको प्रेफर करोगे। IC2 को प्रेफर करोगे, मीन्स आप यहाँ पर ऑर्डर दे दोगे अपनी प्रेफरेंस के बेस पे। क्लियर है? तो IC मैप जो है, इंडिफरेंस मैप तभी बनता है जब आपके टेस्ट और प्रेफरेंसेस गिवन होते हैं। इनकम के बेस पे नहीं, प्राइस के बेस पर नहीं, वो तो सिर्फ एक अजम्पशन, मतलब आपको समझाने के लिए मैंने अपनी तरफ से अजम्पशन ली थी। क्लियर हो गया जी? समझ में आया तमन्ना? चलिए, हाँ जी, ICI के क्वेश्चंस कर रहे थे अभी हम।
जी आप लोगों ने आंसर दे दिया। टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन MU इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच वन इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ द थ्योरी ऑफ डिमांड बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। बताया था इनमें से इंडिफरेंस कर्व की कौन सी अजम्पशन नहीं है जी, कांस्टेंट मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी। और ये किसकी अजम्पशन थी, ये अजम्पशन किसकी थी, ये अजम्पशन कार्डिनल कंसेप्ट मींस एल्फ्रेड मार्शल ने ली थी। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर द बजट लाइन इज। बजट लाइन क्या है इंडिफरेंस कर्व के, क्वेश्चन नंबर थर्ड जी सी, दैट इज टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। क्वेश्चन नंबर फोर, an indifference curve slopes downward right towards right since more of one commodity and less of another result in। एक कॉमोडिटी आप इंक्रीज कर रहे हो, दूसरी डिक्रीज कर रहे हो, तो सेटिस्फेक्शन को लेकर क्या रिजल्ट निकल रहा है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ग्रेटर या मैक्सिमम। देखिए मैंने आपको ये बोला था कि विद गिवन इनकम आपका क्राइटेरिया क्या होगा, टू मैक्सिमाइज योर सेटिस्फेक्शन। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक कॉमोडिटी इंक्रीज हो रही है और दूसरी हमारे पास डिक्रीज हो रही है, और आप ये कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनाओगे ताकि आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल सके। इसमें आप मैक्सिमम का आंसर नहीं लिख सकते। ये तो जो पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स है ये इसी के ऊपर बेस्ड है कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो यहाँ पर हर एक का मेन क्राइटेरिया क्या होता है, टू मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर का अलग से, प्रोड्यूसर का अलग से, सोसाइटी का अलग से, गवर्नमेंट का अलग से। क्लियर है। लेकिन इसमें क्या है कि एक को इंक्रीज करोगे दूसरे को डिक्रीज करोगे, रिजल्ट क्या निकलता है, मीन्स आपका मेन क्राइटेरिया क्या रहता है कि अगर मेरा ये जो क्वांटिटी है वो चेंज हो रही है, मैं इस तरीके से इसको इंक्रीज करूँगा और इस तरीके से इसको डिक्रीज करूँगा ताकि दोनों से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन हर कॉम्बिनेशन में क्या हो, सेम हो। तो इसका आंसर क्या आएगा जी, ए, तो सी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट गलत है। एन इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट, कन्वेक्स होती है। इनकम इलास्टिसिटी फॉर इंफीरियर गुड्स टू अ कंज्यूमर इज पॉजिटिव। इनकम इलास्टिसिटी इंफीरियर गुड्स कि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप इंफीरियर गुड्स की डिमांड और करोगे। इनकम इलास्टिसिटी फॉर इंफीरियर गुड्स इज ऑलवेज नेगेटिव, ना कि पॉजिटिव। तो इसका आंसर क्या आएगा जी, सी, फिफ्थ का। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, सेकेंड ग्लास ऑफ लेमनेड, लेमनेड मीन्स नींबू पानी, गिव्स लेसर सेटिस्फेक्शन टू अ थर्स्टी बॉय। आपको प्यास लगी है, आप पहला नींबू का पानी का जो गिलास है वो पी रहे हो, नींबू पानी, लेमन वाटर, उससे आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है इन कंपैरिजन टू सेकंड वन। जब आप सेकंड टाइम वही पानी ड्रिंक करते हो तो ये किसका केस है, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर सिक्स जी, जी ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्वेश्चन नंबर सिक्स का क्या आएगा जी, सी। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर सेवन, बाय कंज्यूमर सरप्लस इकोनॉमिक्स मीन। कंज्यूमर सरप्लस का मीनिंग आपको बताना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर सेवन जी, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ पर्सन इज विलिंग टू पे फॉर ए गुड एंड इट्स मार्केट प्राइस। क्वेश्चन नंबर एट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की कौन सी प्रॉपर्टी है ये। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ आप लोग मुझे आंसर दे रहे हो, बड़ी अच्छी चीज़ ये हो रही है कि मैं साथ ही साथ आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर पा रही हूँ। मीन्स मुझे यहाँ पर सभी का रिस्पॉन्स नज़र आ रहा है। अगर कुछ गलत भी बता रहा है तो हम साथ ही साथ क्लैरिफाई कर रहे हैं कि ए आएगा जी, बी नहीं आएगा, बी क्यों नहीं आएगा, तो साथ ही साथ बता रहे हैं। और जब हम ये इकट्ठे बैठ के ऐसे करते हैं तो इसमें से कुछ स्टूडेंट्स नहीं बता पाते ड्यू टू हेजिटेशन, लेकिन यहाँ पर आपको कोई नहीं देख रहा तो आप अच्छे से बता पा रहे हो। तो ये अच्छी चीज़ हो रही है कि आप सभी अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहे हो और हम साथ साथ आपके डाउट्स भी क्लियर कर रहे हैं जो गलत बता रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर एट, इंडिफरेंस कर्व की कौन सी प्रॉपर्टी है जी,
पॉइंट ए, इट इज़ कन्वेक्स टू द ओरिजिन। जहाँ पर जो भी मुझे रिस्पॉन्स दे रहे हैं ना, मैं सभी के रिस्पॉन्स पढ़ रही हूँ। नेक्स्ट, व्हेन इकोनॉमिक्स स्पीक ऑफ द यूटिलिटी ऑफ अ सर्टेन गुड दे आर रेफरिंग टू। यहाँ पर आपको जी यूटिलिटी का मीनिंग बताना है जी। आंसर दे रहे हो, सही दे रहे हो। सौरभ, जसलीन, सृष्टि, तमन्ना सेठी, वेरी गुड। क्या है? द एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग द गुड। एक्सपेक्टेड मीन्स आप किसी चीज़ को क्यों परचेज करते हो। एक एक्सपेक्टेशन होती है आपके मन में कि अगर मैं ये प्रोडक्ट परचेज करूँगा तो ये मेरी पोटेंशियल नीड को सेटिस्फाई करेगा। फिर आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो उस उतनी ही मिल रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन। जी वेरी गुड, सभी आंसर सही दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर क्या है? थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। देखिए ये जो चैप्टर है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि ये क्लियर होगा तभी आपको इसका नेक्स्ट वाला चैप्टर क्लियर होगा, दैट इज थ्योरी ऑफ कॉस्ट। कौन सा चैप्टर? थ्योरी ऑफ कॉस्ट। स्पीड हमारी अच्छी जा रही है सिलेबस की। स्पीड में कोई डाउट है किसी को तो बताओ कि कम है या ज़्यादा है, तो वैसे ही कर लेंगे। कोई डाउट रिगार्डिंग स्पीड कि जल्दी हो रहा है सिलेबस या लेट हो रहा है? मेरे हिसाब से लेट तो नहीं हो रहा, जल्दी चाहे हो रहा हो, क्योंकि चैप्टर्स बहुत कम बचे हैं हमारे पास। प्रोडक्शन का रह गया, कॉस्ट का रह गया, उसके बाद 2-3 मार्केटिंग के हैं, एक बिजनेस साइकिल है, बीसी के भी मैंने आपको 2 चैप्टर्स करवा दिए थे, उसके बाद 3 चैप्टर्स और रहते हैं। हाँ जी बताएं, सिलेबस स्पीड हमारी सही जा रही है क्या? चलिए, चैप्टर है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन सिंपली मीन्स, अगर आप बोल रहे हो कि प्रोडक्शन मीन्स कुछ प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस कैसे करते हो, तो अगर आपकी भाषा में बोलें प्रोडक्शन क्या है? कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड, तो ये प्रोडक्शन है। क्लियर है? ये आपको सभी को पता है, प्रोडक्शन मीन्स कुछ भी प्रोड्यूस करना। अच्छा अब ये बताओ कि हम कुछ भी प्रोड्यूस क्यों करते हैं? मैं कोई सर्विस क्यों दूंगी आपको, या एज अ प्रोड्यूसर मैं कोई गुड्स क्यों प्रोड्यूस करके दूंगी? क्या पर्पज़ है मेरा प्रोडक्शन को लेकर? क्यों मैं प्रोडक्शन करूंगी? कोई दे सकता है मुझे इसका आंसर? प्रोडक्शन करने का यहाँ पर हमारा मेन मोटिव क्या है? क्यों हम प्रोडक्शन करते हैं किसी भी चीज़ की? चाहे हम आपको गुड्स दे रहे हैं प्रोड्यूस करके, चाहे हम आपको सर्विसेज दे रहे हैं, पर्सनल सर्विसेज आपको दे रहे हैं। जी बताएं जल्दी से। सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। जी किसकी सेटिस्फेक्शन? आप लोगों की, कंज्यूमर्स की, जो वो सर्विसेज और गुड्स को यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पर सीधा सीधा ये प्रोडक्शन किसके साथ जुड़ा हुआ है? फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। सिंपल। अब किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना मीन्स किसी सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, मतलब उस प्रोडक्ट के अंदर वो पावर डालना ताकि वो प्रोडक्ट आप लोगों को सेटिस्फाई कर सके, क्योंकि आपका मेन मोटिव यहाँ क्या है? सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। समझ में आ रही है? हम आप लोगों के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर आप लोग सेटिस्फाई होगे तभी हमें प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट को हम लास्ट नोट पे रखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है प्रोडक्शन करने का? टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। क्लियर है? इट मीन्स हम प्रोडक्ट के अंदर वो पावर डालेंगे। कौन सी पावर? सेटिस्फेक्शन पावर। क्यों डालेंगे? ताकि वो आपको सेटिस्फाई कर सके। और वो सेटिस्फेक्शन पावर को क्या बोलते हैं? अभी करके हटे हैं चैप्टर। सेटिस्फेक्शन पावर ऑफ अ कमोडिटी, उसको क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। समझ में आया? तो यूटिलिटी को अब इससे रिलेट करो, यूटिलिटी को अब उससे रिलेट करो। क्या है जी? मीन्स प्रोडक्शन का मतलब क्या है? प्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया फिर? क्रिएशन
और एडिशन ऑफ यूटिलिटी इज कॉल्ड प्रोडक्शन। अगर कोई आपसे प्रोडक्शन का मीनिंग पूछे तो आपको ये आंसर नहीं देना, ये तो सभी को पता है, ये तो बच्चे बच्चे को भी पता है। आपने क्या आंसर देना है? क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी। समझ में आ रही है जी बात? क्यों देना है? क्योंकि सारी चीज़ें इसी में आ गई। ये सारा जो हमने लिखा ना, ये इसी एक लाइन में आ चुका है। कैसे आ चुका है? देखिए, क्रिएशन की बात करें, यूटिलिटी को क्रिएट करना मीन्स कुछ नया प्रोडक्ट बनाना ताकि वो आप लोगों को सेटिस्फाई कर सके। तो ये इससे जुड़ गया। किससे? कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। तो ये तो हो गया क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, जो हमने फर्स्ट यहाँ पर एक लेमैन की तरह हमने लिखा था, एक आम आदमी की तरह हमने लिखा था कि प्रोडक्शन क्या है? रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बनानी है। तो अगर हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो फिर उसका आंसर क्या आएगा? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। ये नहीं बोलोगे आप। अब दूसरा वर्ड यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एडिशन ऑफ यूटिलिटी। देखिए, प्रोडक्शन का सिंपल मतलब ये नहीं है कि आप कुछ नया प्रोड्यूस कर रहे हो आप लोगों की वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। प्रोडक्शन का मतलब ये भी है कि एक ऑलरेडी प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग में है, ऑलरेडी प्रोडक्ट मार्केट में है, लेकिन वो आपको उतना सेटिस्फाई नहीं कर रहा जितना करना चाहिए था। फिर आप क्या कर रहे हो? क्योंकि हमारी जो इच्छाएं हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती, हमारे सेटिस्फेक्शन लेवल का भी कोई एंड नहीं है। जब हम किसी प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो हमें लगता है कि इसमें ना ये प्रॉब्लम आ रही है, ये थोड़ा सा और इम्प्रूव होना चाहिए था, इस प्रोडक्ट का या इस सर्विस का इम्प्रूव्ड वर्जन होना चाहिए था। समझ में आ रहे हैं? इसमें ये फीचर नहीं है। तो जब वो नया फीचर उस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ऐड कर देते हैं उसको भी क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन। क्योंकि वो नया फीचर अब आपको और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडिशन ऑफ यूटिलिटी। देखिए, बेस्ट एग्जाम्पल है इसके मोबाइल फ़ोन। अब मोबाइल फ़ोन क्या है? एक के बाद एक नया मॉडल आता जाता है। एक आज मॉडल आया है, महीने बाद वो फ़ोन गायब भी हो जाता है, वो मॉडल ख़त्म ही हो जाता है, उसमें 3-4 और नए आ जाते हैं। तो वो एक जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में है, बस उसमें फीचर्स में एडिशन करते जा रहे हैं। कैमरा कम पिक्सल का है, ज़्यादा पिक्सल का डाल दिया, मेमोरी कम है, ज़्यादा डाल दी, कुछ और स्लॉट्स कम है, उसमें स्लॉट्स ऐड कर दिए। क्लियर है? तो ये एक फीचर नया डालते जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एडिशन ऑफ यूटिलिटी। तो ये भी प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन का मतलब ये नहीं कि पहली बार कुछ प्रोड्यूस करना। अगर आप एक चीज़ को प्रोड्यूस कर चुके हो, उसमें कुछ नया ऐड कर रहे हो, तो वो भी प्रोडक्शन है। समझ में आ गई जी? तो आप क्या लिखोगे? थ्योरी, अगर प्रोडक्शन का आपसे मीनिंग पूछे तो आप क्या लिखोगे? क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी। दोनों के मीनिंग मैंने आपको क्लियर कर दिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। अब आप प्रोडक्शन कैसे करते हो? मीन्स यूटिलिटी कैसे कैसे आप क्रिएट करते हो, किस किस टाइप की यूटिलिटी आप क्रिएट करते हो। तो सेकंड टॉपिक हमारा क्या है? मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी को आप कैसे क्रिएट करते हो वो बताते हैं। फर्स्ट यहाँ पर है कौन कौन सी यूटिलिटी आप क्रिएट करते हो। पहली यूटिलिटी है फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी वही जो आपने पहले आंसर दिया था। क्या है फॉर्म यूटिलिटी? मीन्स कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड गुड्स। मीन्स आपने इसकी फॉर्म चेंज करके यूटिलिटी क्रिएट कर दी। एक लकड़ी का टुकड़ा था, वुड लॉग है आपके पास, लकड़ी का टुकड़ा है, रॉ मटेरियल है, आपने उससे फिनिश्ड प्रोडक्ट बना दिया, दैट इज़ टेबल। नया प्रोडक्ट बन गया। अब टेबल को यूज़ करके हमें सेटिस्फेक्शन हो रही है तो हमने इसकी फॉर्म ही चेंज कर दी। लकड़ी का टुकड़ा था, टेबल बना दिया, तो ये क्या होगी हमारी फॉर्म यूटिलिटी। जी सृष्टि क्या कह रहे हो? मैम प्लीज़ ये क्लियर कर दो कि इफ़ फर्नीचर है जो कि ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड है उसमें हमने बाय कर लिया और उसमें कोई चेंज करे तो वो क्या पड़ा। देखिए, अगर आपने बाय किया, सुनिए, अब आपने परचेज़ कर लिया,
परचेज करके आप घर पे उसमें कुछ कर रहे हो, तो ये आपकी तरफ से एडिशन ऑफ यूटिलिटी होगा, क्योंकि उसको सिर्फ आप ही यूज़ कर रहे हो। अगर एज अ प्रोड्यूसर मैंने ये टेबल प्रोड्यूस किया, मैं इसकी अभी एग्जांपल देने ही वाली थी, मैंने ये टेबल प्रोड्यूस कर दिया, मुझे लगा कि लोगों को दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है कि जो टेबल था वो सिंपल टेबल था, मैंने इसमें ड्रॉर्स ऐड नहीं किए, फुटरेस्ट मैंने इसमें ऐड नहीं किया, तो ये दो कमियां मुझे लग रही हैं, तो मैं इस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल में ये दोनों फीचर्स भी ऐड कर देती हूँ। तो इससे सारे लोग और ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे, क्योंकि इसको सिर्फ एक कस्टमर नहीं खरीदेगा, इसको सारे ही खरीदेंगे। ऑब्वियसली कोई भी प्रोडक्ट आता है तो ये क्या हो गया हमारे पास, एडिशन ऑफ यूटिलिटी। आप बात कर रहे हो कि अगर हमने पर्सनली टेबल खरीद के घर पे ही उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दी तो क्या वो प्रोडक्शन होगा? वो होगा, लेकिन वो सिर्फ आपके लिए होगा। समझ में आ रही है? हमने यहाँ पर बात किसकी करनी है कि हमने यूटिलिटी को क्रिएट करना है, हमने यूटिलिटी को ऐड करना है। किसके लिए करना है? लोगों के लिए करना है। यहाँ पर तो आप अपने लिए कर रहे हो। क्लियर है जी? चलिए अब देखो, जो भी चीज़ें हमारे देश में बनके तैयार हो रही हैं, सुनो सृष्टि इस चीज़ को, जो भी कॉमोडिटी हमारे देश में बनके तैयार हो रही है उसकी जो मनी वैल्यू है, अगर आपको थोड़ा सा भी +2 का याद हो तो उसकी जो मनी वैल्यू है वो हम किस में ऐड करते हैं? नेशनल इनकम में। तो ये जो चीज़ें लार्ज लेवल पर, मास लेवल पर प्रोडक्शन हो रही है वो नेशनल इनकम में जा रही है। लेकिन अगर वही चीज़ आपने घर पे तैयार कर दी, जैसे आपने टेबल खरीदा, ठीक है, आपने उस पर घर पे कोई मॉडिफिकेशन कर दी, तो क्या उसकी वैल्यू नेशनल इनकम में ऐड कर पाओगे? कैसे बताओगे जाके? नहीं कर पाओगे। तो समझ में आ रहा है डिफरेंस? तो यहाँ पर जो भी बात हो रही है ना प्रोडक्शन की, नेशनल लेवल की बात हो रही है, ये इंडिविजुअल लेवल की बात नहीं हो रही कि आप अपने घर पे कुछ कर पा रहे हो। चलिए, आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए, फॉर्म यूटिलिटी में यहाँ पर ये तो मैंने आपको बता दिया कि रॉ मटेरियल से आप फिनिश्ड गुड्स बना रहे हो। अब यहाँ पर ना देखिए, आपके नोट्स में, अगर आपके पास नोट्स हैं तो सेकंड लाइन बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई है, एक्सट्रैक्शन फ्रॉम अर्थ, दैट इज रिमूवल ऑफ कोल, मिनरल्स, गोल्ड। नो का मतलब क्या है सृष्टि? समझ में नहीं आया क्या? नो मीन्स बता दीजिए, फिर मैं आपको आराम से क्लियर कर दूंगी ये पॉइंट। चलिए, एक्सट्रैक्शन फ्रॉम अर्थ, that is removal of coal, minerals, gold, other metals from mines and supplying them to the market। देखिए, ये भी फॉर्म यूटिलिटी में है। कैसे है? एक तो रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बना लिया। जब हम कुछ भी एक्सट्रैक्ट करते हैं ज़मीन से, एक्सट्रैक्शन हो रही है, किसकी हो रही है? कोयला निकाल रहे हैं खानों से, ठीक है, गोल्ड निकाल रहे हैं, सिल्वर निकाल रहे हैं, तो इसकी भी फॉर्म चेंज करके ही आपके पास आ रही है। समझ में आ रही है? इसको आप थोड़ी ना जाके एक्सट्रैक्ट कर लोगे कि मुझे सोना चाहिए, मैं जाता हूँ वहाँ पर जहाँ सोने की खाने हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करके गोल्ड निकाल के ले आता हूँ। ये जो एक्सट्रैक्शन हो रही है ना यहाँ पर, ये आप लोगों के लिए हो रही है। ये जो चीज़ें बाहर निकलती है ये इम्प्योर फॉर्म में होती हैं, इसको फिर प्योर करना होता है, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उसको ख़त्म करना होता है, इसको फाइन बनाना होता है ताकि वो आपके काम आ सके। तो ये भी इसी में आएगा, किसमें? फॉर्म यूटिलिटी में। क्लियर हो गया जी? चलिए, सेकंड यूटिलिटी क्या है हमारे पास? प्लेस ऑफ यूटिलिटी। प्लेस ऑफ यूटिलिटी मीन्स, प्लेस यूटिलिटी का मतलब क्या है यहाँ पर कि एक प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में है, लेकिन वो ऐसी जगह पर पड़ा है जहाँ पर उसकी बहुत ही कम इम्पॉर्टेंस है, लोग उसको यूज़ नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वहाँ पर वो चीज़ें अबंडेंस में है। मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि जहाँ पर चीज़ें अबंडेंस में होती हैं वहाँ पर उसकी यूटिलिटी कम होती है, और जहाँ पर उसकी शॉर्टेज होती है वहाँ पर यूटिलिटी ज़्यादा होती है। तो हमने क्या करना होता है? बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो चीज़ें जहाँ पर अबंडेंस है उस जगह से उठाकर वहाँ पर ट्रांसफ़र करनी होती है जहाँ पर उसकी शॉर्टेज होती है, ताकि वो और काम आ सके।
क्लियर है। अब ये तो आपको भी पता होगा कि जहाँ पर वो चीज़ें बनती हैं, अबंडेंस में होती है, वहाँ पर उसकी इतनी वैल्यू भी नहीं होती। वैल्यू मीन्स वो चीज़ें वहाँ पर सस्ती होती हैं। फिर प्रोड्यूसर्स का मेन क्राइटेरिया क्या होता है, इन चीज़ों पर को ऐसी जगह पर लेके जाना जहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस तो है ही है, साथ में पैसे भी हमें ज़्यादा मिलेंगे। पैसे ज़्यादा क्यों मिलेंगे, क्योंकि पैसों का जो प्राइस है उसका लिंक किसके साथ है, सीधा यूटिलिटी के बेस पर। समझ में आ रही है। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं इस पॉइंट में कि एक तो ऐसी जगह पर चीज़ पड़ी है जहाँ पर वो अबंडेंस में है, अबंडेंस में होने के कारण वहाँ पर उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है या लेस यूटिलिटी है। लेस यूटिलिटी होने के कारण आपको वहाँ पर उसका लो प्राइस मिलेगा। समझ में आ रही है। तो एक प्रोड्यूसर क्या करेगा, फिर उसको उठा के उस चीज़ को ऐसी जगह पर लेके जाएगा जहाँ पर उसकी शॉर्टेज हो, स्केर्सिटी हो। क्यों, क्योंकि जहाँ पर शॉर्टेज होगी वहाँ पर उसकी क्या होएगी, मोर इम्पॉर्टेंस। और अगर मोर इम्पॉर्टेंस या मोर यूटिलिटी होगी तो आप उसके लिए ज़्यादा भी पे करने के लिए तैयार होते हो। समझ में आ रही है। कोई भी पर्सन है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है, वो अपनी सर्विसेज दूसरे शहर में जाके क्यों देगा। हम सिरसा में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, हम दूसरे शहर में जाके उसकी सर्विसेज क्यों देंगे, इसलिए देंगे अगर हमें वहाँ पर प्राइस ज़्यादा ऑफर होगा। मीन्स हमारे जो खर्चे हैं कौन से, ट्रांसपोर्टेशन के या कोई भी, वो हमारे पूरे हो जाएंगे। क्लियर है। अब इससे देखो दो लोगों को फ़ायदा हो गया, हमें तो फ़ायदा हो ही गया, आप लोगों को भी फ़ायदा हो गया क्योंकि आपके पास उन चीज़ों की शॉर्टेज थी, तो हमने क्या किया, वो चीज़ें आपको ला कर दे दी। तो आपके लिए तो वो प्रोडक्ट क्या हो गया, मीन्स आपको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमने क्या क्रिएट कर दिया, प्लेस यूटिलिटी क्रिएट कर दी। समझ में आ गई जी, प्लेस यूटिलिटी। अब यहाँ तक जो हमने कर लिया, क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं, एक तो ये मीनिंग पूछे जाते हैं जो मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चन आ जाता है फॉर्म यूटिलिटी कौन क्रिएट करता है, फॉर्म यूटिलिटी कौन क्रिएट करता है। जैसे कारपेंटर हो गया या कोई भी प्रोड्यूसर हो गया, वो आप एग्जांपल देखोगे कि क्या दे रखी है। प्लेस यूटिलिटी कौन क्रिएट करता है, प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है ड्राइवर। इसमें ड्राइवर की एग्जांपल दी होगी आपको, क्योंकि ड्राइवर ही है जो आपको चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पर से प्रोवाइड करता है। समझ में आ गई जी। चलिए थर्ड यूटिलिटी क्या है हमारे पास, टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी मीन्स, देखिए जो चीज़ों की आप डिमांड करते हो मार्केट में, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, अगर हम अकेली गुड्स की ही बात करें तो वो हर टाइम प्रोड्यूस नहीं होती रहती। क्या करते हैं, एक टाइम होता है पर्टिकुलर, कुछ सीजनल प्रोडक्ट होते हैं, हम उनको प्रोड्यूस कर लेते हैं, प्रोड्यूस करके हम उनको स्टोर कर लेते हैं, फिर जैसे जैसे आप लोग डिमांड करते हो हम आप लोगों को वो चीज़ें लाकर प्रोवाइड करते रहते हैं। तो टाइम यूटिलिटी मीन्स जिस जिस टाइम पर आप लोग डिमांड करते हो उस टाइम पर आप लोगों को चीज़ें लाकर देना। क्यों, अब नॉर्मली एक क्वेश्चन है कि जब किसी चीज़ की आपको ज़रूरत होती है, जिस टाइम पर आपको जिस प्रोडक्ट या सर्विस की ज़रूरत होती है, अगर वो सर्विस या वो कमोडिटी आपको उसी टाइम पर मिले तब उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा या वो टाइम निकल जाने के बाद आपको फ़ायदा होगा। बताएं जल्दी से। कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी सर्विस है, आपको उसका कब फ़ायदा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी का कोई एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की ही बात कर लेते हैं, रोल नंबर आने हैं बाय पोस्ट। आपका एग्ज़ाम है मान लो 18 अगस्त को, बाय पोस्ट आपके पास रोल नंबर आ जाने चाहिए अप टू 17 अगस्त, लेकिन आते वो 19 या 20 को हैं। अब आपको कब फ़ायदा होगा जी, टाइम पर या टाइम से पहले। 18 की सुबह आ जाए तब भी ठीक है, 17 की शाम आ जाए तब भी ठीक है जी जी। लेकिन अगर 19 या 20 को वो सर्विस देके जा रहा है कोरियर वाला या पोस्ट वाला, तब क्या आपको फ़ायदा होगा उस सर्विस का, नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक किसी भी ट्रेडर का, किसी भी प्रोड्यूसर का यहाँ पर मेन मोटिव क्या होता है कि जब जब आप डिमांड करो तब तब हम आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कर दें ताकि वो चीज़ आपके काम आ सके। अगर आप उस चीज़ को यूज़ ही नहीं कर पाओगे उस टाइम पर, इट मीन्स आप उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं होगे, तो नेक्स्ट टाइम आप वो सर्विस अवेल ही नहीं करोगे कि क्या फ़ायदा, इनकी सर्विस तो बहुत पुअर है। तो हमारा क्राइटेरिया क्या होता है कि आपको टाइम पर सर्विसेज देना, तो वो क्या है, टाइम यूटिलिटी। जब जब आप डिमांड करोगे तब तब वो आपको चीज़ें ला कर देना। तो ये भी प्रोडक्शन प्रोसेस में ही आता है। और इसको कौन क्रिएट करता है, इसको क्रिएट करता है ट्रेडर।
व्यापारी। व्यापारी ही है जो आप जब आप डिमांड करते हो तब तब आपको चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। इतनी चीज़ क्लियर होगी जी। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ फोर्थ यूटिलिटी क्या दे रखी है? पर्सनल यूटिलिटी। पर्सनल यूटिलिटी मीन्स कोई भी पर्सन आपको अपनी पर्सनल स्किल यूज़ करके जब आपको सेटिस्फाई कर रहा है, अपनी पर्सनल सर्विसेज आपको दे रहा है, क्लियर है, तो इट मीन्स वो आपको सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो कौन सी यूटिलिटी हो रही है? पर्सनल यूटिलिटी। इसमें क्या आ जाएगा? कोई भी डॉक्टर की सर्विस, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सर्विस, कोई भी एडवोकेट्स की सर्विस या टीचर्स की सर्विस एक्सेट्रा। तो ये हम पर्सनल स्किल को यूज़ करके आप लोगों को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, तो कौन सी यूटिलिटी क्रिएट करती है हमने? पर्सनल यूटिलिटी। क्लियर है जी? इतना समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब जब आप ये प्रोडक्शन करनी है, आपने किसी भी टाइप की यूटिलिटी को क्रिएट करना है, आप उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? उसके लिए आपको चाहिए जो बेसिक फैक्टर्स हैं हमारे पास, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये बेसिक हमारे पास कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जिसके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब एक एक करके इनके फीचर्स करेंगे, जितना आज हो जाएगा उतना आज करेंगे, बाकी कल करेंगे। फीचर्स में से ही यहाँ पर क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो फर्स्ट फैक्टर कर रहे हैं यहाँ पर और उसके फीचर करते हैं, दैट इज लैंड। लैंड का सबसे पहले तो मीनिंग ही आ जाता है एग्जाम में। देखिए आपके नोट्स में क्या लिखा हुआ है, लैंड क्या है? कहते इन इकोनॉमिक्स लैंड डजंट मीन सॉइल और अर्थ सरफेस अलोन। देखिए जब भी आपसे कोई पूछा जाए कि लैंड का मतलब क्या, आप बोलते हो लैंड मीन्स मिट्टी, लैंड मीन्स ज़मीन, तो वो तो हो गया। कहते इन्होंने यहाँ पर बोल दिया कि लैंड का मतलब सिर्फ मिट्टी से नहीं है, सॉइल से नहीं है, ज़मीन मतलब अर्थ सरफेस से भी नहीं है। लैंड, इसके अलावा लैंड ऑल्सो इंक्लूड्स जितने भी फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर हमें ज़मीन के साथ मिले हैं। क्या क्या मिले हैं? सॉइल आएगा इसमें, एक तो अर्थ सरफेस आएगा, एक जो फ्री में चीज़ मिली है एयर है, लैंड के साथ ही आई है, वाटर है, लाइटनिंग है, क्लियर है, और जो माइंस हैं ये सारी लैंड का पार्ट है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन आ जाता है कि गोल्ड माइन किसका पार्ट है? गोल्ड माइन, सोने की खान, लैंड में आएगा, कैपिटल में आएगा या किस में आएगा? तो आप क्या लिखोगे? लैंड का पार्ट है, क्योंकि सारी माइंस इसमें आ जाती है। पहला क्वेश्चन तो यहाँ से क्लियर हो गया आपको। अब आगे फीचर्स लिखे हुए हैं। देखिए फीचर्स क्या है, एक एक करके पढ़ रही हूँ, यहाँ पर आपके नोट्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ रही हूँ। कहते लैंड इज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर बिकॉज मैन हैज़ नॉट मेड और क्रिएटेड द लैंड। इसी फर्स्ट फीचर से क्वेश्चन आ जाता है। कहते जो लैंड है ना, ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, फ्री गिफ्ट है। किसके द्वारा दिया गया? नेचर के द्वारा। मीन्स ये हमने नहीं बनाई। क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें से लैंड का कौन सा फीचर नहीं है? एक ऑप्शन पड़ी होगी, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय आवर फोर फादर्स। कहते जो लैंड है ना, ये हमारे पूर्वजों ने बनाई है। क्या ये सही है? नहीं, लैंड तुम्हें फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, मिली है, ठीक है। तो इट isn't produced by, it doesn't produced by our forefathers। हमारे forefathers ने इसको प्रोड्यूस नहीं किया। ये forefathers मीन्स हमारे पूर्वज जो हमसे पहले थे, कई सालों पहले थे, ठीक है जी। तो उन्होंने हमने प्रोड्यूस नहीं किया, ये हमें किसने दी? गॉड ने दी है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है। सेकंड क्या है यहाँ पर?
लैंड इज इमोबाइल। इमोबाइल, अच्छा ये जो आपका मोबाइल फ़ोन है इसको मोबाइल क्यों बोलते हो, सेल फोन क्यों नहीं बोलते, बताएं। सेल फोन होता है या मोबाइल होता है, एक्चुअल में होता क्या है ये? सेल फोन होता है या मोबाइल होता है, आप इसको मोबाइल क्यों बोलते हो, क्यों बोलते हो आप मोबाइल? होता तो सेल फोन है, लेकिन हमारे मुंह पर मोबाइल ही चढ़ा हुआ है। मोबाइल देना, मम्मा आपका मोबाइल कहाँ है? क्यों बोलते हैं मोबाइल? मीन्स हम इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। समझ में आ रहा है जी? यस, इट कैन बी टेकन एवरीवेयर जी, या एक जगह से दूसरी जगह पर आप इसको लेके जा सकते हो, मूव कर सकते हो। सही आंसर है। तो मोबाइल का मतलब ये है, लेकिन अगर इसके कंट्रास्ट में आपसे पूछा जाए इमोबाइल मीन्स आप इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। आप किन चीज़ों को नहीं ट्रांसफ़र कर सकते? जो चीज़ ज़मीन से प्रॉपर जुड़ी हुई है, जिसको आप अलग नहीं कर सकते। और वो क्या है? इवन आजकल तो बिल्डिंग्स भी, आजकल तो बिल्डिंग्स भी मोबाइल हो चुकी हैं। बिल्डिंग्स को फॉरेन में देखा है कि बड़े बड़े ट्रक होते हैं, वो पूरे घर को ही उठा के लेके जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन जो ज़मीन है, मिट्टी है, ज़मीन है, लैंड है, उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इसलिए जो लैंड है वो क्या है? इमोबाइल है। नेक्स्ट, थर्ड फीचर क्या है? लैंड इज़ पैसिव इन नेचर। सेकेंड फीचर हो गया इमोबाइल का, ये हमने कर लिया। थर्ड वन क्या है? लैंड इज़ पैसिव इन नेचर। देखिए पैसिव कंट्रास्ट में आया एक्टिव के। एक तो होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। एक्टिव मीन्स वो फैक्टर जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। इसमें से कुछ फैक्टर एक्टिव है और कुछ पैसिव है। मीन्स ये एक्टिव है, अगर लेबर की बात करें, ये पैसिव है, ये भी पैसिव है। एक्टिव मीन्स जो खुद एफर्ट कर रहा है। तो लैंड जो है ये खुद कोई एफर्ट नहीं करती। लैंड आपने ज़मीन ले ली, जब तक आप इसके ऊपर ह्यूमन एफर्ट्स नहीं लगाते, लैंड आपको कोई भी रिज़ल्ट प्रोड्यूस करके नहीं देगी। कैसे? आपने एक फैक्ट्री शुरू करनी है, क्लियर, आपने एक बिल्डिंग बनानी है, ज़मीन आपने ले ली, क्या अपने आप ही ज़मीन के ऊपर वो बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी? नहीं, क्या करना पड़ेगा? लेबर लगानी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लैंड इज़ पैसिव इन नेचर, it can't yield any result unless efforts of human are employed। क्लियर है जी? नेक्स्ट फोर्थ वन क्या दे रखा है? लैंड इज डिफर्स इन फर्टिलिटी। डिफर्स इन फर्टिलिटी। देखिए फर्टिलिटी मीन्स रिजल्ट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी। हर एक लैंड की जो कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग समथिंग वो अलग अलग होती है। किसी ज़मीन पे कुछ ज़्यादा प्रोडक्शन पॉसिबल होती है, किसी पर कम होती है। ये मेनली जुड़ा हुआ है टॉपिक क्रॉप प्रोडक्शन से। क्रॉप, फसलें आपने उगानी हैं, तो उसके लिए मिट्टी की क्वालिटी मैटर करती है। कहीं पर ज़्यादा अच्छी फसल हो जाती है और कहीं पर कम अच्छी होती है। नेक्स्ट, लैंड इज़ स्पेसिफिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखिए मैंने बोला लैंड पैसिव है, अकेले कुछ नहीं कर सकती। तो अगर ये पैसिव है ना, तो ये स्पेसिफिक भी है। मीन्स बिना लैंड के भी आप लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर कुछ नहीं कर सकते। लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, लेकिन लैंड ही नहीं है, कहाँ पर प्रोडक्शन करोगे? तो लैंड अगर पैसिव है तो वहीं पर लैंड स्पेसिफिक फैक्टर भी है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू रिकार्डो, एक इकोनॉमिक्स है, वो क्या कहते हैं लैंड के बारे में? कहते हैं लैंड इज़ एन इंडिस्ट्रक्टेबल। इंडिस्ट्रक्टेबल मीन्स जिस चीज़ को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। देखिए सीधा सा फंडा है, आप उसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकते हो जो चीज़ आपने बनाई है। ये मार्कर हमने बनाया है, हम इसको तोड़ के इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये बोर्ड हमने बनाया है, हम इसको तोड़ के डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये बुक हमने प्रिंट आउट करवाई है, हम इसको फाड़ के डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ हमने बनाई नहीं, जो चीज़ हमें फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, आप उसको डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हो? तो लैंड क्या है? हाईली इंडिस्ट्रक्टेबल इन नेचर। नेक्स्ट, लैंड इज लिमिटेड, इट हैज़ इन इलास्टिक सप्लाई।
लिमिटेड मीन्स देखिए वही बात है, हमने नहीं बनाई, हम इसको बना भी नहीं सकते, आगे भी हम इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो लैंड हमने किसने दी है? भगवान ने दी है, गॉड ने दी है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, तो जितनी दी है उतनी ही रहेगी, आप इसकी सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, लैंड हैज़ मल्टीपल यूजेस। ऑब्वियसली लैंड एक फैक्टर है, ऐसा फैक्टर जिसकी सप्लाई लिमिटेड है, मीन्स उसकी शॉर्टेज है लेकिन इसके अल्टरनेट यूजेस हैं। मीन्स आपके पास एक ज़मीन का टुकड़ा है, चाहे आप उसके ऊपर घर बना लो, चाहे आप उसके ऊपर ऑफिस बना लो, कोई फैक्ट्री खड़ी कर लो, कुछ भी कर सकते हो, इसके अल्टरनेट यूजेस हैं। लैंड इज हेट्रोजीनियस, नो टू पीसीज ऑफ लैंड आर अलाइक। वही ये तो फर्टिलिटी से जुड़ा हुआ हो गया कि हर एक लैंड की फर्टिलिटी अलग अलग है। फर्टिलिटी अलग होना मीन्स ये अलग अलग नेचर की है। अलग अलग नेचर के लिए क्या वर्ड है हमारे पास? हेट्रोजीनियस। अगर सेम वर्ड होता है, सेम क्वालिटी होती है, उसके लिए क्या वर्ड है? होमोजीनियस। लेकिन अलग क्वालिटी के लिए अगर डिफरेंसेस आ जाते हैं तो क्या वर्ड है हमारे पास? हेट्रोजीनियस। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर हमने लैंड के फीचर्स कर लिए, बाकी फीचर्स हम कल करते हैं।